बदगुमानी को बढ़ाकर तुमने ये क्या कर दिया, खुद भी तन्हा हो गए, मुझको भी तन्हा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 18 जुलाई का दिन राजनीतिक लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन देश को नए राष्ट्रपति के लिए वोटिंग के बाद 21 तारीख को यह पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति किसे चुना गया है। कल से संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है और इस बार पूरी उम्मीद है कि मानसून के हिसाब से इस सत्र में सियासत के बादलों का गरजना और बरसना दोनों ही खूब होगा। विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने, इस बार मानसून सत्र में सरकार के सामने उठाए जाने वाले मुद्दों की पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी कहे या ना कहे, लेकिन भीतर ही भीतर उसे अब तक कांग्रेस से डर लगता ही है। पिछले 8 सालों से बीजेपी लगातार केंद्र की सत्ता पर बनी हुई है और इस दौरान कई राज्यों की सत्ता भी उसने अपने पाले में कर ली है। जहां कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थीं, अब वहां भी बीजेपी ने कभी सीधे तो कभी उल्टे तरीके से सत्ता में घुसपैठ कर ली है। आप सब जानते ही हैं कि कांग्रेस अब अपने दम पर केवल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में है और इसके अलावा तमिलनाडु और झारखंड में सत्ता की भागीदारी में है। अगले साल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हैं, तब किसकी सत्ता आएगी इस बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। और तमिलनाडु और झारखंड में भी सरकारें स्थिर रह पाती हैं या बीजेपी यहां भी कोई खेल करेगी, यह भी अब तक पता नहीं है दोस्तों। तो कुल मिलाकर केंद्र और राज्यों की सत्ता पर अभी बीजेपी का ही दबदबा है, लेकिन फिर भी उसे कांग्रेस से सीधे मुकाबला करने में डर ही रहता है, डर ही लगा रहता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी अब ऐसे पैंतरे आजमाने की कोशिश में लगी रहती है जिससे कांग्रेस का विरोध कमजोर पड़ जाए। यानी बीजेपी अपने डर की वजह से विपक्ष को विरोध का अधिकार ही नहीं देना चाहती है। इसके कई उदाहरण हाल फिलहाल में सामने भी आए हैं, जिनकी पड़ताल हम आज इस आईने में करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी को कांग्रेस से इतना डर आखिर क्यों लगता है। क्या इसकी वजह है कि ये 8 सालों से मोदी राज में बीजेपी की नाकामियां जनता के सामने जो हैं वो आ गई हैं। जिस रुपए की कीमत को लेकर मोदी जी कभी कांग्रेस पर तंज कसने से बाज नहीं आते थे, अब वही लुढ़कता रुपया मोदी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर मोदी जी केंद्र की सत्ता पर काबिज हुए, उसकी पोल इस बार बाढ़ ने खोल कर रख दी है। नए संसद भवन की शुरुआत होने से पहले ही विवादों की शुरुआत हो चुकी है और हिंदुत्व की आड़ में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी करती रही, अब उदयपुर मामले में उस पर भी बीजेपी ही घिरती जा रही है। तो कुल मिलाकर बीजेपी की पोल जनता के सामने खुल रही है और अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस भी अब बीजेपी की चालाकी को समझ चुकी है, इसीलिए उसने विरोध को और धारदार बनाने का फैसला किया है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, आइए देखते हैं। सोमवार यानी 18 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, भारतीय अंटार्कटिक विधेयक और जैव विविधता संशोधन विधेयक जैसे कई लंबित विधेयकों के अलावा कई नए विधेयक मोदी सरकार लाने की तैयारी में है। अपने बहुमत के जोर पर सरकार कई विधेयकों को पारित भी करा देगी और उन पर चर्चा जरूरी भी नहीं समझी जाएगी। इतने बरसों में मोदी सरकार की यही कार्यशैली रही है कि वो संसद में जरूरी विषयों पर भी बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस भी अब समझ चुकी है कि बीजेपी चर्चा से भागने के लिए किस तरह की रणनीतियां बनाती रही है। इसीलिए कांग्रेस ने अब पहले से तैयारी कर ली है कि किस तरह वो संसद में सरकार का घेराव करेगी। पिछले हफ्ते कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि महंगाई, बेरोजगारी के अलावा अग्निपथ स्कीम, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग जैसे मुद्दों को भी कांग्रेस सदन में उठाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि संघीय ढांचे पर प्रहार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हेट स्पीच पर भी दोनों सदनों में चर्चा की मांग कांग्रेस करेगी। तो कांग्रेस ने अपनी तैयारी कर ली है और ऐसी ही तैयारी शायद टीएमसी, डीएमके, टीआरएस ऐसे दलों ने भी की होगी। अगर विपक्ष के उठाए मुद्दों पर संसद में सार्थक बहस हो तो भारतीय राजनीति की सूरत ही बदल जाए। भारतीय संसद अपने अतीत में एक से बढ़कर एक बौद्धिक और चर्चित बहसों की गवाह रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी इन बहसों में बराबर से हिस्सा लेते रहे। एक दूसरे पर तीखे हमले हुए, कटाक्ष किए गए, आरोप लगाए गए और करारे जवाब भी दिए गए। चुटकुलेबाजी भी हुई और शायराना अंदाज में बातें भी हुई।
मतलब संसद में आजादी के बाद से अब तक कभी मौन नहीं पसरा। जब भी सत्र लगे, चाहे हंगामा हुआ हो या शांति से बातें हुई हो, संसद हमेशा सांसदों की आवाज से गूंजती रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार ने संसद के मुंह पर ताला लगाने की तैयारी कर ली है। पिछले 3-4 दिनों में एक के बाद एक ऐसे फरमान जारी हुए हैं जिसके बाद तय है कि संसद से लोकतंत्र की विदाई हो जाएगी। कौन से हैं वो फैसले, आइए जरा देख लेते हैं। हाल ही में संसद से एक सूची जारी की गई है जिसमें कई शब्दों को असंसदीय बताया गया है। दुनिया के कई देशों की संसदों में चर्चा के दौरान कुछ नियम और मानक अपनाए जाते हैं। इनमें ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करने की मनाही होती है जिनसे सदन की मर्यादा कम हो या सांसदों का अपमान हो। इन शब्दों को संसद में अनुचित माना जाता है और उन्हें ही असंसदीय कहते हैं। और भारत में भी कई शब्द पहले से ही असंसदीय माने गए हैं। अब इनमें कुछ नए शब्द भी जुड़ गए हैं, जैसे शकुनी, जयचंद, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, खून की खेती, जुमला जीवी, घड़ियाली आंसू, भ्रष्ट, काला दिन, दादागिरी, दोहरा चरित्र, विश्वासघात, बहरी सरकार, गुंडों की सरकार, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी और तानाशाह। असंसदीय शब्दों की इस नई सूची पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, लोकसभा और राज्यसभा के लिए असंसदीय शब्दों की सूची में संघ ही शामिल नहीं है। दरअसल सरकार ने हर उस शब्द को बैन कर दिया है जिसके जरिए विपक्ष ये बताता है कि बीजेपी कैसे भारत को बर्बाद कर रही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लिखा, सरकार की मंशा है कि जब वो भ्रष्टाचार करे तो उसे भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टाचार को मास्टर स्ट्रोक बोला जाए। 2 करोड़ रोजगार, किसानों की आय दुगनी जैसे जुमले फेंके तो उसे जुमला जीवी नहीं थैंक यू बोला जाएगा। संसद में देश के अन्नदाताओं के लिए आंदोलन जीवी शब्द किसने प्रयोग किया था? वहीं राहुल गांधी ने इसे भारत की नई डिक्शनरी करार दिया है। असंसदीय शब्दों की सूची के बाद फैसला आया है कि अब संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना, प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने इस पर सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, विश्व गुरु का ताजा प्रहार, धरना मना है। इन 2 फैसलों के बाद एक नए फैसले ने भी विवाद खड़ा कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मानसून सत्र के दौरान सदन में किसी भी तरह के पर्चे और तख्तियों के वितरण पर रोक लगा दी है और इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस पर माकपा नेता सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया कि क्या तमाशा है, भारत की आत्मा, उसके लोकतंत्र और उसकी आवाज का गला घोंटने की कोशिश विफल हो जाएगी। हिंदी के जाने माने व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई ने लिखा था कि तानाशाह एक डरपोक व्यक्ति होता है। 4 गधे एक साथ चल रहे होंगे तो भी उसे डर लगता है। हमारे खिलाफ साजिश चल रही है। आज अगर परसाई जी होते दोस्तों तो न जाने उन पर कौन कौन से केस दर्ज हो गए होते। संसद अच्छे से चले, बिना किसी बाधा के सदनों में काम होते रहें, ये लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उतना ही जरूरी यह भी है कि सरकार के कामकाज पर निगाह रखी जाए। विपक्ष की यही जिम्मेदारी है और जहां विपक्ष को लगेगा कि सरकार सही कदम नहीं उठा रही है तो वो बोलकर, लिखकर या किसी और तरीके से अपना विरोध दर्ज करेगा ही। अब इस विरोध के रास्ते में भी अगर अड़चनें आएंगी तो इसका दोहरा नुकसान होगा। पहला ये कि सरकार को मनमानी की छूट मिल जाएगी और दूसरा ये कि लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। वैसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह साफ कर दिया है कि संसदीय कार्यवाही के दौरान किसी शब्द के प्रयोग को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें संदर्भ के आधार पर कार्यवाही से हटाया जाता है और सभी सदस्य सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। अगर वाकई सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी मिले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि संसद की कार्रवाई किस राह पर चल रही है, लेकिन बीजेपी अभी गुजरात के लिए अपनी राह बनाने में लगी हुई है दोस्तों, और इस कोशिश में वो एक बार फिर अपनी लकीर बड़ी करने की जगह कांग्रेस की लकीर को छोटी करने में लगी हुई है। इस बार उसने गुजरात मामले में कांग्रेस को फंसाने की कोशिश की है। आइए जरा देख लेते हैं। 2002 का गुजरात बीजेपी और मोदी जी के राजनीतिक करियर पर वो धब्बा है जिसे वो चाहे जितना मिटाने की कोशिश करें उसके दाग नजर ही आएंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से मोदी जी को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है।
कायदे से इस केस के खत्म होने के बाद बीजेपी के लिए बात खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी अब इसे गुजरात चुनाव में भुनाने के लिए दांव पेच चल रही है। नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिलने के बाद अमित शाह का एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ और इसके अगले ही दिन तीस्ता सितलवाड़ को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। तीस्ता सितलवाड़ ने गुजरात के पीड़ितों के हक में लगातार आवाज उठाई है और उनका पक्ष अदालत में रखा है। अदालती लड़ाई में किसी की जीत होती है या किसी की हार होती है, लेकिन उस मुद्दे को राजनीतिक कैसे बनाया जा सकता है, ये अब बीजेपी ने दिखा दिया है। बीजेपी ने पहले आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तीस्ता सितलवाड़ को बढ़ावा दिया और अब एसआईटी ने तीस्ता सितलवाड़ की जमानत का विरोध करते हुए एफिडेविट में दावा किया है कि तीस्ता के जरिए गुजरात और गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए और राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास किए गए। एसआईटी के जांच अधिकारी बीसी सोलंकी ने शुक्रवार को अहमदाबाद में सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, जिसमें कहा गया है कि ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रहे दिवंगत अहमद पटेल के इशारों पर हुआ। हलफनामे के मुताबिक अहमद पटेल से इसके लिए 2 बार पैसे लिए गए थे। इस आरोप के बाद बीजेपी सोनिया गांधी पर हमलावर हो गई। संबित पात्रा ने कहा कि अहमद पटेल तो बस एक नाम है, लेकिन उनकी बॉस तो सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने अपने मुख्य राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के जरिए गुजरात की छवि खराब करने की कोशिश की और नरेंद्र मोदी का अपमान करने का प्रयास किया। वो इस पूरी साजिश के सूत्रधार थीं। हालांकि कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। जयराम रमेश ने कहा कि ये एसआईटी अपने सियासी आका की धुन पर नाच रही है और जहां कहेगी वहीं बैठ जाएगी। हम जानते हैं कि कैसे एक पूर्व एसआईटी प्रमुख को मुख्यमंत्री को क्लीन चिट देने के बाद एक राजनयिक कार्य के जरिए पुरस्कृत किया गया था। अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मुझे लगता है कि उनका नाम यानी अहमद पटेल अभी भी विपक्ष को बदनाम करने के लिए, राजनीतिक साजिशों के लिए इस्तेमाल करने के लिए वजन रखता है। यूपीए के कार्यकाल के दौरान तीस्ता सितलवाड़ को पुरस्कृत क्यों नहीं किया गया और राज्यसभा सदस्य क्यों नहीं बनाया गया? केंद्र ने 2020 तक मेरे पिता पर इतने बड़े षड्यंत्र के लिए मुकदमा क्यों नहीं चलाया? तो बीजेपी ने पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी की जांच बिठाई, लेकिन गांधी परिवार इस पर भी नहीं झुका और लगातार मोदी सरकार की कमियों को जनता के बीच उठाता रहा। तो अब एक ऐसे नेता के जरिए सोनिया गांधी को निशाना बनाया जा रहा है जो इस दुनिया में ही नहीं है। अहमद पटेल के आगे गुजरात में कई बार बीजेपी पस्त हो चुकी है। अहमद पटेल से आमने सामने की लड़ाई बीजेपी को अपने कमजोर पड़ने का डर हमेशा से रहा है और इसीलिए अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं है तो उनका नाम लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी पर एक गंभीर इल्जाम लगाया है। वैसे आश्चर्य की बात यह भी है दोस्तों कि जो बीजेपी खुद कई राज्यों में सरकार गिरा चुकी है, वो अब इसका इल्जाम सोनिया गांधी पर लगा रही है। सवाल यह भी है कि अहमद पटेल और सोनिया गांधी पर अब ये इल्जाम क्यों लग रहे हैं? क्या इसीलिए कि गुजरात में इस बार बीजेपी को अपने लिए हार नजर आ रही है और वो सिंपैथी वोट के जरिए जीत हासिल करना चाहती है? वैसे मोदी जी की खासियत है कि जब वो खुद को घिरते हुए दिखते हैं, देखते हैं, तो फौरन कोई ऐसा मुद्दा उठा देते हैं जिससे सारा मामला पलट जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए। जैसे अभी संसद सत्र में मोदी जी अग्निपथ योजना और रुपए की गिरती कीमत जैसे मुद्दों पर बुरी तरह घिरते, लेकिन उससे पहले ही अब चर्चा का सारा रुख सोनिया गांधी की तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इससे रुपए की सेहत संभल जाएगी? क्या युवाओं का भविष्य सुधर जाएगा? साल 2013 में जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 68 रुपए प्रति डॉलर हो गया था, तब बीजेपी की तरफ से बयान आया था कि डॉलर के मुकाबले रुपया तभी मजबूत होगा जब देश में मजबूत नेता आएगा। उस समय कहा जा रहा था कि यह बताना मुश्किल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा गिर रहा है या कांग्रेस पार्टी और रुपए के गिरने में होड़ लगी है। उस दौर के मोदी जी के वीडियो सोशल मीडिया पर अब चर्चा में आए हैं, जिनमें वो कहीं भ्रष्टाचार से रुपए की गिरती सेहत को जोड़ रहे हैं तो कहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से पूछ रहे हैं कि श्रीलंका, बांग्लादेश कहीं भी करेंसी नहीं गिरी तो फिर रुपया क्यों गिर रहा है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मोदी जी को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब से सत्ता में आए हैं रुपए की कीमत गिरती ही जा रही है। 2018 से लेकर 2021 तक रुपया 2.3 से लेकर 2.9% तक कमजोर हुआ है और अब तो 80 का आंकड़ा छूने को तैयार है। अभी भले रूस यूक्रेन युद्ध को इस गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, लेकिन ये तो 4 महीने की बात है, जबकि रुपए में गिरावट कई सालों से हो रही है। राहुल गांधी ने इस बारे में लिखा है 80-90 पूरे 100, 80-90 पूरे 100। प्रधानमंत्री बनने से पहले रुपए की कीमत पर लंबे लंबे प्रवचन देते थे, लेकिन पीएम बनने के बाद देश को पाखंड के अमृत काल में धकेल दिया है।
इतिहास में पहली बार रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सबसे कमजोर 80 पार हो चुका है। उन्होंने कहा कि रुपए की जर्जर हालत और दिशाहीन सरकार के कारनामों का भुगतान आने वाले दिनों में देश की जनता को करना पड़ेगा। तो देखा दोस्तों आपने, केवल रुपए की गिरती कीमत ही नहीं बल्कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को गिराया जा रहा है उसका भुगतान भी जनता को ही करना होगा। विपक्ष के बोलने और विरोध के अधिकार पर पाबंदी लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। जो कोई सरकार की मुखालफत करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाने लगी है। किसी को जेल में डाला जाता है और किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से लेकर सोनिया गांधी तक सब बीजेपी के निशाने पर हैं। लेकिन बीजेपी अगर ऐसा सोचती है कि इससे उसकी सत्ता पर पकड़ मजबूत होगी तो यह उसका मुगालता होगा, क्योंकि सत्ता पर पकड़ तभी आएगी जब जनता को काम करके दिखाए जाएंगे। नकारात्मक राजनीति से बहुत लंबा सफर तय नहीं हो सकता है। खैर, शायर इरफान सिद्दीकी ने ठीक ही फरमाया है कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग, कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।